अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन। आज हम पहले एपिसोड में बात करेंगे सबसे पहले उर्दू शेर व अदब में शायरी के हवाले से, और शायरी में सबसे पहले गज़ल से मुताल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि गज़ल क्या होता है, गज़ल में कितने मिसरे होते हैं, मिसरा कितने लाइन मिल कर के बनता है, और गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, और पहले शेर में रदीफ और काफिया का इस्तेमाल कैसे होता है, काफिया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, फर्द किसे कहते हैं, इकाई किसे कहते हैं, गज़ल मुसलसल किसे कहते हैं, मुरद्दफ गज़ल किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं, मख्ता किसे कहते हैं, और शाह बैत या हुस्न मतला। इस तरह की बातें आज हम करेंगे। गज़ल और उससे मुताल्लिक शोरा को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि गज़ल के अनासिर तरकीबी या अज्जाए तरकीबी क्या है। उसके बाद फिर हम गज़ल के शोरा के बारे में जानेंगे। इससे पहले गज़ल और उससे मुताल्लिक चंद अहम बात जो सबको मालूम होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम के हवाले से ये बहुत अहम है, क्योंकि शोरा और नस्र निगार के बारे में जो सवाल पूछा जाता है वो तो है ही, लेकिन कभी कभी जो शायर जिस सिन्फ के एतबार से मशहूर होता है, कभी कभी उस सिन्फ से भी सवालात पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या, हर एग्ज़ाम में दो चार सवालात अनासिर या तरकीबी में से ज़रूर पूछा जाता है। तो आज सबसे पहले हम गज़ल के अनासिर तरकीबी अज्जाए तरकीबी से मुताल्लिक हम बात करेंगे। पहला सवाल है, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हों, क्या कहते हैं। गज़ल का जो पहला शेर होता है उसमें दो मिसरे होते हैं, एक मिसरा एक लाइन मिलकर के बनता है, और दूसरा मिसरा दूसरे लाइन मिलकर के बनता है। तो पहला शेर दो मिसरे से मिलकर एक शेर बनता है। तो गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है मतला। गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। मतला का मतलब क्या होता है। मतला का मतलब होता है तुलू होने की जगह, शुरू होने की जगह। सूरज जहां से उठता है उसे हम कहते हैं सूरज तुलू हो गया, सूरज शुरू हो गया, यानी सूरज वहां से उठना स्टार्ट हो गया। तो चूंकि गज़ल वहीं से जहां से स्टार्ट होता है, जिस शेर से शुरू होता है, आगाज होता है, इस बुनियाद पर हम उसको मतला कहते हैं, यानी वहां से गज़ल शुरू होता है, इसीलिए उसको हम मतला कहते हैं। अगला अगला सवाल है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, क्या कहलाता है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, क्या कहलाता है। तखल्लुस किसे कहते हैं। शायर हो या नस्र निगार हो, खासतौर से शायरी में हर शायर अपना एक नाम इस्तेमाल करता है, कलमी नाम इस्तेमाल करता है, इंग्लिश में उसको पेन नेम बोलते हैं। और ये नाम ज़रूरी नहीं है कि उसका अपना असली नाम का एक हिस्सा हो, वो अपने एतबार से कोई भी नाम इख्तियार कर सकता है। जैसे मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का दो तखल्लुस है, एक असद और एक गालिब। जोश मलिहाबादी का जोश है, अफसर मेरठी का अफसर है, असरारुल हक का मजाज है, अल्लामा इकबाल का इकबाल है। इसी तरह बहुत सारे शोरा अलग अलग अपना अपना तखल्लुस रखते हैं। मीर तकी मीर का मीर है। तो किसे कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं। उसका सही जवाब है मख्ता। मख्ता कहते हैं शायर गज़ल का जो आखिरी शेर है उसमें अपना नाम पेश करता है, उसको कलमी नाम कहिए या उसको अपना इख्तियारी नाम कहिए। मख्ता का क्या मतलब होता है। मख्ता का मतलब होता है काटने की जगह, यानी हम जिस चीज़ को जहाँ से काटते हैं वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ काटने का मतलब नहीं, बल्कि यहाँ ख़त्म होने के माने में है, क्योंकि शायर वहाँ अपना गज़ल ख़त्म करता है, काट देता है, ख़त्म कर देता है, जिसकी बुनियाद पर उसे हम क्या कहते हैं, मख्ता कहते हैं। तो सही जवाब इसका क्या हुआ, मख्ता कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, जिस गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हूँ, तो पहले मतला के बाद आने वाले मतला को क्या कहते हैं। सवाल क्या है, जैसा कि अभी हमने जाना कि गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, और पहले शेर को जब मतला कहते हैं उसमें काफिया और रदीफ दोनों का इस्तेमाल होता है, दोनों मिसरे में। और अगर इसी तरह का शेर एक और अगर आ जाए तो उस शेर को हम क्या बोलेंगे। तो जिस गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो तो पहले मतला के बाद आने वाले मतला को क्या कहते हैं। उसका जवाब है हुस्ने मतला।
क्या कहते हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए कि मतला के अलावा अगर कोई एक और मतला का जिक्र हो, एक और मतला अगर उसमें लिखा गया हो तो उसको क्या कहेंगे? उसको हुस्न मतला कहते हैं, या फिर मतले सानी बोलते हैं। सानी का मतलब दूसरा। अगला सवाल है, हम आहंग अल्फाज को क्या कहते हैं? एक जैसी आवाज बने से एक जैसी आवाज और अल्फाज हो तो उसको हम गजल के एतबार से हम क्या कहते हैं? उसका जवाब है काफिया कहते हैं। किसे कहते हैं? काफिया कहते हैं। हम आहंग अल्फाज को क्या कहते हैं? एक जैसी आवाज वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। जैसे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। इसमें शायर इसमें काफिया कहाँ है? इसमें गुलिस्तान और हिंदुस्तान जो है इसे हम काफिया बोलते हैं, क्योंकि हम आहंग अल्फाज है, ये एक जैसी आवाज पैदा करने वाले अल्फाजों में से है। अगला सवाल है, काफिया के बाद आने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं? काफिया के बाद आने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं? उसका क्या जवाब है? उसका जवाब है रदीफ। काफिया के बाद जो लफ्ज आता है उसको हम रदीफ कहते हैं। जैसे कि सारे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तो इस शेर में हिंदुस्तान हिंदुस्तान और गुलिस्तान के बाद जो लफ्ज आ रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। तो हमारा हमारा हिंदुस्तान और गुलिस्तान के बाद आता है। इसी हिंदुस्तान और गुलिस्तान ये आपका काफिया हो गया, और उसके बाद आने वाला लफ्ज क्या हो गया? वो रदीफ हो गया। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल क्या है? काफिया के आखिर में दोहराया जाने वाला लफ्ज क्या कहलाता है? काफिया के आखिर में दोहराया जाने वाला लफ्ज क्या कहलाता है? यानी काफिया के कौन सा लफ्ज दोहराया जाता है? जरा आप ये गौर करो। अल्लामा इकबाल की जो ये नज्म है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा। आप इसमें गौर कीजिए कि कोई ऐसा लफ्ज है जिसको बार बार दोहराया जा रहा है। पहले शेर में दोनों मिसरे में हमारा हमारा दोहराया गया, उसके बाद गोदी में खेलती हैं जिनके दम से रश्क जिना हमारा, यहाँ भी हमारा है। तो कोई ऐसा लफ्ज जिसको बार बार दोहराया जाता है, अगर गजल का या नज्म का अगर पहला शेर है तो उसमें दोनों मिसरे में, और अगर गजल है तो उसके बाद आने वाले हर शेर के दूसरे लाइन में, यानी शेर दो लाइन मिलकर बनता है, तो दूसरे लाइन में वो लफ्ज दोहराया जाता है। एकदम मिन्नो अन होता है उसी तरह होता है। तो जिस लफ्ज को अगर दोहराया जाए उसी को क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। काफिया के नहीं, रदीफ कहते हैं। काफिया के आखिर में दोहराया जाने वाला लफ्ज क्या कहलाता है? तो उसका जवाब है रदीफ। और लेकिन सही जवाब है, कवायद की रूह से उसको हम हरफ रवी बोलते हैं। कवायद की रूह से हम उसको क्या बोलते हैं? हरफ रवी बोलते हैं। रदीफ नहीं कहते हैं बल्कि हरफ रवी कहते हैं। अगला अगला सवाल है, हुस्न मतला का दूसरा नाम क्या है? हुस्न मतला का दूसरा नाम क्या है? तो उसका जवाब है मतलहे सानी। हुस्न मतला का दूसरा नाम क्या है? मतलहे सानी है। अगला सवाल देखते हैं, गजलियात में कौन मुल्क सबसे आगे है? यानी कौन सा ऐसा देश है या कौन सा ऐसा मुल्क है जो गजल कहने में, गजल लिखने में सबसे ज्यादा आगे है? तो उसका सही जवाब है ईरान। उसका सही जवाब क्या है? ईरान है। अगला सवाल है, गजल की गर्दन बिला तकल्लुफ मार देनी चाहिए, ये किसने कहा? गजल की गर्दन बिला तकल्लुफ मार देनी चाहिए, ये किसने कहा है? यहाँ पर ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि नाक़िदीन जो गजल के जो नाक़िदीन है वो इस तरह के की बातें या इस तरह के सवालात क्यों खड़े करते हैं। जाहिर सी बात है, हर एक तनकीद निगार अपना अपना एक नुक्ता होता है, उसके अपने अपने नज़रिए होते हैं। जब वो गज़ल को पढ़ते हैं तो उन्हें अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है, उसमें ऐब भी समझ में आता है, हुस्न भी समझ में आता है। तो वो गज़ल को पढ़ने के बाद अपनी राय को पेश करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने अपनी राय क्या पेश किया है कि गज़ल की गर्दन
بلا تکلف مار دینی چاہیے، یہ کس نے کہا؟ اب جب اس کی کتابیں پڑھی جائیں گی تو پتا چلے گا کہ کیوں اس نے اس طرح کی باتیں کہی ہے۔ فی الحال ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس طرح کے قول کہنے والے تنقید نگار کا یا نقاد کا نام کیا ہے۔ ایسے نقاد کا نام عظمت اللہ خان ہے۔ اگلا سوال ہے قافیہ کے بعد کیا آتا ہے؟ آسان سوال ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ قافیہ کے بعد ردیف آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ ردیف آتا ہے۔ اگلا سوال ہے غزل میں قافیہ کی شرط ہے یا ردیف کی؟ غزل میں قافیہ کی شرط ہے یا ردیف کی؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ غزل میں قافیہ کی شرط ہے۔ اگلا سوال ہے غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب، اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ عربی زبان کا۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا سوال ہے لفظ مصرع کا مطلب ہوتا ہے، یعنی لفظ مصرع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے لفظ مصرع کا صحیح مطلب دروازے کا ایک پٹ ہے۔ دروازے کا ایک پٹ ہے، دروازہ دو پٹ مل کر کے بنتا ہے۔ چونکہ شعر دو مصرع سے مل کر بنتا ہے، اسی بنیاد پر یہ خیال یہاں لیا گیا ہے۔ جس طرح سے ایک دروازے کو دو پٹ مل کر، جب تک دو پٹ ہو تب تک ہم اس کو دروازہ بولتے ہیں، دو پٹ جب مل جاتا ہے اسی کو دروازہ بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب دو مصرع مل جاتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شعر کہتے ہیں۔ تو مصرع کا مطلب کیا ہوا؟ دروازے کا ایک پٹ۔ اگلا سوال ہے غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے غزل کے سب سے بہترین شعر کو ہم شاہ بیت بھی کہتے ہیں، بیت الغزل بھی کہتے ہیں اور حاصل غزل بھی کہتے ہیں۔ بہت اہم سوال ہے، شاہ بیت، بیت الغزل اور حاصل غزل۔ اگلا سوال ہے غزل کے کم سے کم کتنے اشعار ہوتے ہیں؟ غزل کے کم سے کم کتنے اشعار ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے غزل کے کم سے کم 5 اشعار ہوتے ہیں اور زیادہ کی کوئی قید نہیں۔ اگلا سوال ہے غزل کی خاصیت کیا ہے، یعنی غزل کی خوبی کیا ہے؟ کس بنیاد پر غزل جو ہے مشہور ہے ادر صنف سخن کے اعتبار سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ایجاز و اختصار، یعنی غزل میں کم لفظوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ دی جاتی ہے، اسی بنیاد پر یہ غزل کی خاصیت بن گئی۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ایجاز و اختصار، جو کہ غزل کی خوبی اور خاصیت ہے۔ اگلا سوال ہے زمین کسے کہتے ہیں؟ غزل کے عناصر ترکیبی میں یا اجزاء ترکیبی میں زمین ایک لفظ ہے کہ زمین کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو زمین کہتے ہیں۔ غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جدید غزل کے عناصر اربع کسے کہتے ہیں؟ عناصر عنصر کی جمع ہے جدید غزل، یعنی غزل کو دو ٹرم میں بانٹا گیا ہے، دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، ایک کلاسیکی غزل اور ایک جدید غزل۔ ٹھیک ہے، کلاسیکی غزل میں میر تقی میر کا نام آتا ہے، سراج اورنگ آبادی کا نام آتا ہے، سودا وغیرہ کا نام آتا ہے، اور آخری کلاسیکی غزل گو شعراء میں سے مرزا اسد اللہ خان غالب کا بھی نام آتا ہے، جبکہ جدید غزل گو شعراء میں سے سب سے پہلا نام بھی انہی کا آتا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب کا۔ تو جدید غزل کے عناصر اربع، یعنی جدید غزل کو اگر ہم دیکھیں گے اس میں پہلے 4 شعراء کون ہیں جن کا نام اکثر لیا جاتا ہے؟ ان میں سے ایک نام ہے اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، فانی بدایونی اور حسرت موہانی۔ ان کو غزل کے عناصر اربع کہا جاتا ہے۔ اربع کا مطلب 4 ہوتا ہے۔ ایک قول ہے غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ قول کس نے کہا ہے؟ دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے۔ اس کا جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے۔ اگلا سوال ہے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، کس نے کہا ہے؟ اس کا بھی جواب کیا ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ غزل کے متعلق بہت سارے خیالات رشید احمد صدیقی نے پیش کیا ہے،
रशीद अहमद सिद्दीकी को खाका निगार, इंशाइया निगार और तनकीद निगार कई असनाफ़ सुखन में रशीद अहमद सिद्दीकी को महारत हासिल है। ख़ास तौर से गज़ल की अक़वाल उनके बहुत सारे हैं। गज़ल नीम वहशी सिनफ़ शायरी है, ये किसने कहा? यानी इस तरह के कौल कहने वाले नाक़िद का नाम क्या है? जवाब कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद बहुत अहम सवाल है क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है और उस हवाले से, और कलीमुद्दीन अहमद चूँकि बिहार के हैं, इस हवाले से भी यह सवाल बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, गज़ल नीम वहशी सिनफ़ शायरी है, किसने कहा है? तो उसका जवाब है कलीमुद्दीन अहमद। गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब भी है, किसने कहा है? इसका जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, हमारी तहज़ीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहज़ीब में ढली है, किसने कहा? इसका जवाब है क्या? रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, किसने कहा? अज़मतुल्लाह खान ने कहा। अगला सवाल है, शायरी का नाम आते ही मेरा ज़हन गज़ल की तरफ माइल हो जाता है, इस तरह के ख्याल को किसने पेश किया, किसने कहा? तो इसका जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल देखते हैं, शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर गज़ल का मोहताज है, किसने कहा? तो इसका सही जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। इसका सही जवाब क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, गज़ल बेवक्त की रागनी है, गज़ल बेवक्त की रागनी है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसके कहने वाले कौन है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है गज़ल बेवक्त की रागनी है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के नज़दीक उर्दू शायरी की बेहतरीन सिनफ़ों में से मसनवी है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ही कहते हैं कि गज़ल उर्दू शायरी में सबसे कारआमद जो सिनफ़ है वो मसनवी है। और वह कौन सी किताब में कहते हैं? उनकी तनक़ीद की एक मशहूर किताब है जिसको हम मुक़द्दमे शेर व शायरी बोलते हैं, उन्हीं में उसने लिखा है कि गज़ल बेवक्त की रागनी है और मसनवी एक कारआमद सिनफ़ है। गज़ल को मैं फ़न नहीं उर्दू शायरी की आबरू समझता हूँ, इस तरह का बेहतरीन कौल किसने कहा है? इसका जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। वह हमने अब तक ये जाना कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल के हवाले से बहुत सारे उनके अक़वाल हैं। गज़ल रेज़ाकारी में मीनाकारी है, इस तरह के ख़याल को किसने पेश किया? तो उसका जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला है, गज़ल शायरी नहीं इतरे शायरी है, किसने कहा? गज़ल शायरी नहीं बल्कि इतरे शायरी है, फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी बहुत बड़े गज़ल गो शोरा भी हैं और बड़े नाक़िदीन में से उनका शुमार होता है, बड़े नक़्क़ाद हैं। अगला सवाल है, गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, किसने कहा है? इसको भी फ़िराक गोरखपुरी ने कहा है। अगला सवाल है, गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, किसने कहा? इसके कहने वाले भी फ़िराक गोरखपुरी हैं। अगला कौल है, अगर तमाम फ़नून लतीफ़ा एहसासातो कायनात का इत्र है तो गज़ल उस इत्र का इत्र है, किसने कहा? जवाब इसका है फ़िराक गोरखपुरी। अगला सवाल है, गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है, किसने कहा? एक नया कौल है, किसने कहा ये शिबली नुमानी ने कहा है। शिबली नुमानी सामान्य निगारी में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तनक़ीद निगारी में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। शिबली नुमानी की मशहूर किताब शेरुल अजम है, अल फ़ारूक है, अल मामून है, इसके बाद अल ग़ज़ाली है। और शिबली नुमानी को तक़ाबुली तनक़ीद का बुनियाद गुज़ार माना जाता है। उनकी तनक़ीद की किताब का नाम है मुआज़ना अनीस व दबीर। अगला कौल है, गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट, ये किसने कहा है? यानी कि इतनी बारीक सिनफ़ सुखन है, जितनी बारीकी से लिखा जाए उतना ज़्यादा ये अच्छा लगे। आल अहमद सुरूर ने कहा है कि गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है। ये मशहूर कौल है, आता है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस तरह के सवालात। अगला सवाल है, बल्कि आखिरी सवाल है, गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़ सुखन है, किसने कहा है?
गजल बड़ी काफिर सिर्फ सुखन है, किसने कहा है? आला मसरूर ने। ठीक है, तो नाजरीन आज हमने इस एपिसोड में या इसमें वीडियो में हमने क्या क्या जाना। हमने बहुत सारी चीज़ें गज़ल और उसके अनासर तरकीबी जैसा तरकीबी से मुतालिक जाना है। और उसके बाद काफ़िया किसे कहते हैं, रदीफ़ किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं, हुस्न मतला किसे कहते हैं, और गज़ल के बारे में अलग अलग नाक़िदीन की राय क्या है, ख़यालात क्या है, उनका कौल क्या है, इसने जाना। कौल के एतबार से अक़वाल से बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं, ख़ास तौर से रशीद अहमद सिद्दीकी, कलीमुद्दीन अहमद, इनके अक़वाल ज़रूर पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए और अक़वाल को अपने ज़हन नशी कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में जो सवालात पूछे जाते हैं आप आराम से उसका जवाब दो। हमने आपके लिए MCQs नहीं लाया है। उसकी वजह ये है कि MCQs में आपको ऑप्शन वहाँ रखा हुआ रहता है, और यहाँ क्या होता है कि एक सवाल और एक जवाब। उससे क्या होता है कि आपके ज़हन में ज़्यादा ज़ोर देते हो, और इससे ज़्यादा देर तक बात ज़हन में नशी करने के लिए, बैठाने के लिए एक ज़्यादा और मुनासिब तरीक़ा है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सब अपनी राय ज़रूर पेश कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा या इसमें और क्या बेहतरी हो सकती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।